नमस्कार साथियों, द जोग्राफी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन कक्षा 12 की मानव भूगोल की पुस्तक में से परिवहन एवं संचार जो चैप्टर है उस पर डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं। देखो, परिवहन एवं संचार, ठीक है। परिवहन वस्तुओं एवं व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना और जाना ही क्या कहलाता है? परिवहन। अनेक स्थानों को परस्पर मार्ग द्वारा जोड़ने पर निर्मित स्वरूप परिवहन जाल कहलाता है। परिवहन को 4 भागों में बांटा जा सकता है। देखो, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन। ठीक है। स्थल परिवहन में मुख्य रूप से सड़क और रेल मार्ग आएगा। ठीक है। सड़क परिवहन, देखो, सड़क परिवहन एक तो घर घर तक सामानों को पहुंचाने के लिए, दुर्गम रास्तों में भी अगर कोई पहुंच बनानी है, किसी क्षेत्र में जाना है, तो वहां सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। हाँ, देखो, अब इसमें एक चीज याद करने लगे, थोड़ी तो आप पढ़ लेना। अब इसमें यह है कि उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में सड़कों का नाते वाहनों की संख्या सर्वाधिक है। ये चीज देख लेना मुझे। एक यह है कि सड़क परिवहन का महत्व इसलिए ज्यादा है कि घर घर तक या छोटी दूरियों के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम है। घर घर तक सामान पहुंचाया जा सकता है इसके माध्यम से। अपने सड़कों को 6 भागों में बांटा जा सकता है। देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, नेशनल हाईवे हो गए, नेशनल हाईवे हो गए, स्टेट हाईवे हो गए, डिस्ट्रिक्ट रोड हो गई, जिला सड़कें हो गई, ग्रामीण सड़क हो गई, बॉर्डर रोड हो गई, सीमा सड़कें हो गई और एक्सप्रेस वे हो गए। ठीक है। महामार्ग, देखो, जिनको हाईवे बोलते हैं अपन, दूर स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कों क्या बोलते हैं? महामार्ग बोलते हैं। इनका निर्माण इसलिए किया जाता है कि अबाधित रूप से बिना किसी रुकावट के यातायात का आवागमन हो सके। अमेरिका में महामार्गों का उच्च घनत्व पाया जाता है। ये भी एक चीज ध्यान रखना। आगे देखो, महामार्गों की विशेषता देखो, ये दोहरे वाहन मार्गों से युक्त 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। ये सड़कें देश के प्रमुख नगरों एवं बंदरगाहों को मिलाती हैं। सड़कों के किनारे रेलिंग लगी होती है ताकि कहीं पर भी इनको क्रॉस नहीं किया जा सके। यातायात बिना किसी बाधा के चलता रहे। इन सड़कों पर यथासंभव लाल बत्ती नहीं होती है। ठीक है। महामार्ग पुलों और फ्लाईओवर से युक्त होते हैं ताकि बीच में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए। भारत का सर्वाधिक जो लंबा महामार्ग है, हाईवे है, वो कौन सा है? देखो, पहले उसका नाम नेशनल हाईवे नंबर 7 था, जिसका वर्तमान में नाम कर दिया है चम्बाड़ी से। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है ये। वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता था, अब इसकी लंबाई भी बढ़ा दी, इसको 2 स्थान। हाँ, अब ये है नेशनल हाईवे नंबर 44, ठीक है, जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर, जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है। अब बात का ये लंबा हो गया तो छोटा देखो, बात का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 है, ठीक है, जिसकी लंबाई है 5 से 9 किलोमीटर। ये तो लंबाई तो चलो कोई नदी याद रखो तो कोई बात नहीं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, भारत के 4 जो महत्वपूर्ण बड़े नगर हैं, ठीक है, उनको आपस में जोड़ने वाली है कि 4 लेन और 6 लेन वाले हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद, इन 6 नगरों को आपस में जोड़ने की योजना है। ठीक है। इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। इसमें 2 और हैं। इसमें एक उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा भी इसी में शामिल है। उत्तर दक्षिण गलियारा में श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ेगा एक रोड। एक है पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर को जोड़ेगा। ठीक है ना। तो ये 2 चीजें और हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। सीमावर्ती सड़कें देखो, जिनको बॉर्डर रोड बोलते हैं। सीमावर्ती इलाकों में जो सड़कें बनाई जाती हैं उसको बोलते हैं सीमावर्ती सड़कें। इनको एक जो संगठन बनाता है, जो इनको होता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। कौन सा संगठन बनाता है? ये सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी भाई।
आगे चलो, जो बॉर्डर रोड एरिया है उनके बारे में देख रहे हैं। ये सड़कें सुदूर क्षेत्र रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने, सुरक्षा संबंधी सामान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एक टाइपिंग एरर है, इसको देख लेना, निभाती हैं ये ना, निभाती है। ये सड़कें मुख्यतः सैनिक शिविरों और सीमावर्ती गांवों में वस्तुओं को पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं। रेल मार्ग देखो, रेल मार्ग का उपयोग लंबी दूरी में अधिक मात्रा में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग, ठीक है, रेल लाइनों को तीन भागों में बांटा जाता है भाई। ठीक है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ब्रॉड गेज में तो दो पटरियों के बीच की दूरी होती है वो 1 मीटर 1.6 मीटर से अधिक होती है। ठीक है, 1 मीटर से कुछ अधिक होती है, सीधी सी बात। मीटर गेज में 1 मीटर लंबाई होती है, नैरो गेज में 1 मीटर से थोड़ी सी कम, 0.7 मीटर के आसपास। ठीक है, तीनों चीज याद रखना, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। रेल मार्ग देखो, विश्व में सर्वाधिक जो सघनतम रेल मार्ग है प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो यूरोप में पाया जाता है। ठीक है, और यूरोप में भी कौन से अगर पूछा जाए तो बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम में पाया जाता है। अगर टोटल लंबाई की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में विस्तृत रेल मार्ग है, जो भी उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से यूएस और कनाडा में। एशिया महाद्वीप में जापान, चीन और भारत में सघन बसे हुए क्षेत्रों में रेलवे का सघनतम घनत्व पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मुख्य रूप से अर्जेंटीना और ब्राजील में रेलवे का अच्छा विस्तार है। सघन रेलवे पाया जाता है, इसमें सघन रेलवे का विस्तार है। आर महाद्वीप मतलब एक महाद्वीप के दोनों किनारों को या दोनों छोरों को मिलाने के लिए जो जिस रेलवे लाइन को उपयोग किया जाता है या बनाया जाता है उसको बोलते हैं पार महाद्वीपीय, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। पार महाद्वीपीय रेलमार्ग ये है रेलमार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों किनारों को आपस में जोड़ता है। अब देखो, पहला है पार साइबेरियन रेलमार्ग, जिसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। रूस का सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग है, विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग भी है। यह पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में प्रशांत तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। ठीक है ना, ये याद रखना, दोनों स्टेशन इसके सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है और व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ये यहां से यहाँ ए स्टेशन है और ये बी स्टेशन है। ये एशिया का महत्वपूर्ण रेलवे मार्ग है भाई, विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई भी ध्यान रखना 9,322 किलोमीटर है। दोहरे पथ से युक्त है और विद्युतीकृत रेलवे मार्ग, बिजली से चलने वाली ट्रेन है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वत, योब और येनिसी नदियों से गुजरता है। एशियाई बाजार को यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। इसके जो प्रमुख स्टेशन है वो देखो, मास्को, इसकी सेंटर पॉइंट इसका मास्को, दूरी है इसके जान, ट्यूमिन और चिता को जोड़ता है आपस में, ये इसके प्रमुख स्टेशन है। चिता एक प्रमुख कृषि केंद्र है और इर्कुटस्क एक फर केंद्र, ये दोनों चीज याद रखना। चिता इस पे जो एक जंक्शन है वो है कृषि केंद्र है, जबकि इर्कुटस्क एक फर केंद्र है ना। ये देख लो, ये देख लो, बाल्टिक सागर के तट पे है सेंट पीटर्सबर्ग, फिर इसमें आ जाएगा स्टेशन मास्को, फिर कजान, फिर यार्केंटेनबर्ग, ट्यूमिन, ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क, क्राइनियर्स्क, ये भी है कौन सा है, चेता, ये रहा वो जो कृषि केंद्र है। ठीक है, वो कौन सा पढ़ा था अपन ने, एक मिनट, ये खबरोस्क, ये व्लादिवोस्टोक, इसको जोड़ता है। ठीक है ना, सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर व्लादिवोस्टोक तक। इसमें दो चीजें तो अपने लिखी है, एक तो इसका जो दूरी केंद्र है, सेंटर पॉइंट है, वो मास्को है, ध्यान रखना। ठीक है, चिता ध्यान रखना है, तो चिता तो कृषि केंद्र है ही। तो इसमें दो चीजें याद रखना कि पश्चिम में है सेंट पीटर्सबर्ग को, पूर्व में व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। ठीक है, आगे चलो। आर कैनेडियन रेल मार्ग, यह है कनाडा में स्थित है, नाम है से स्पष्ट। निर्माण 1886 में किया गया। यह रेल मार्ग 7,050 किलोमीटर लंबा, ये याद रखना। ये पूर्व में अटलांटिक तट के स्थित हैलिफैक्स से वैंकूवर तक हो जाता है ना। बीच में ये स्टेशन है मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कैलगरी। ठीक है, अटलांटिक तट पे है हैलिफैक्स और उस पे
प्रशांत तट पे है वैंकूवर। यह रेल मार्ग कनाडा की आर्थिक धमनी कहलाता है। कनाडा के जितने भी उद्योग धंधों हैं जिनमें कच्चा माल लाने और निर्मित माल ले जाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो है आर कैनेडियन रेल मार्ग। इसके द्वारा गेहूं और मांस का निर्यात भी किया जाता है। नेक्स्ट ये देख लो, ये वैंकूवर से स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि तो प्रशांत तट पे है, हेलीपैड से अटलांटिक तट पे इनको आपस में जोड़ता है। पूरे कनाडा को आप पश्चिम से पूर्व की ओर आर पार जोड़ता है, ठीक है। आगे चलो, संघ और प्रशांत रेलवे यूएसए में स्थित है एक तो, ठीक है। अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है। ये याद रखना इसको, दोनों स्टेशन, न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को। ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, पर्थ को सिडनी से जोड़ता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट पर स्थित पर्थ को और पूर्व में सिडनी से जोड़ता है, ठीक है। इसमें इसके बीच में जो कालगुली और कुलगाली सोने के खाने हैं, पोर्ट अगस्ता होता हुआ पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को जाता है। ये इसका विस्तार कर दिया गया है, सिडनी से लेकर इसको कहां कर दिया गया है, मेलबर्न तक कर दिया गया है। ये देखो, पर्थ से सिडनी, ये कालगुली सोने की खान है, इसके पास एक कुलगाड़ी है, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख सोने की खान है भाई, ठीक है। अब जो इसका विस्तार है यहां सिडनी से मेलबर्न तक और कर दिया गया यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट ओरिएंट, ये पेरिस में, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां से स्टार्ट होके और तुर्की की राजधानी इस्तांबुल तक जोड़ता है, दोनों नगरों को जोड़ता है। यूरोप में पेरिस फ्रांस से एशिया के तुर्की देश के इस्तांबुल नगर को आपस में जोड़ता है। इसके मध्य जो स्टेशन है वो स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड स्थित है। इसमें मुख्य रूप से पनीर, सुअर का मांस, शराब, फल, तेल, मशीनरी का परिवहन किया जाता है। जल परिवहन, देखो ये परिवहन का एक तो सबसे सस्ता माध्यम है, क्योंकि इसमें परिवहन के मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता और इसमें ईंधन की खपत भी कम होती है, क्योंकि जल मार्ग में घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है। इसको भी देखो दो भागों में बांटा गया है, समुद्री और महासागरीय जलमार्ग और आंतरिक जलमार्ग। समुद्री जलमार्ग देखो, महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले ऐसे जलमार्ग प्रस्तुत करते हैं जिनके रखरखाव की कोई लागत नहीं होती है। देखो सबसे जो इंपोर्टेंट है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेशों उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है। ध्यान रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, संयुक्त राज्य का जो उत्तरी पूर्वी भाग है उसको पश्चिमी यूरोप से आपस में जोड़ता है। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है भाई, इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। विश्व का लगभग 1/4 व्यापार इसी समुद्री मार्ग के द्वारा होता है, ये देख लो, ठीक है। आगे चलो, देख लेना मैप में, मैपिंग की दृष्टि से माध्यमिक बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें मैपिंग के हिसाब से भी ये सबसे इंपॉर्टेंट मैप है, ध्यान रखना, ठीक है। ये पूछता है मैप में सिंगापुर कहाँ है, सिडनी कहाँ है, रोटरडम कहाँ है, पनामा कहाँ है, लंदन का तो कई बार पूछा है, ठीक है। ये सारा बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागर देखो, हिंद महासागर, भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाला समुद्री मार्ग। यह समुद्री मार्ग विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है और अन्य मार्गों की अपेक्षा अधिक देशों एवं अधिक लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है और शहीद, अदन, मुंबई, कोलंबो तथा सिंगापुर इस समुद्री मार्ग के महत्वपूर्ण स्थल है। उत्तम आशा, अंतरीप, केप ऑफ गुड होप, अंतरीप समुद्री मार्ग ये है व्यापारिक मार्ग, पश्चिम यूरोप एवं पश्चिमी अफ्रीका के देशों को दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड को आपस में जोड़ता है। हाँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना एग्जाम की दृष्टि से, ज्यादा कम ही संभावना है कि इनमें से क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। सुएज नहर के निर्माण से पूर्व यह मार्ग लिवरपूल, ब्रिटेन और कोलंबो श्रीलंका को जोड़ता था, ठीक है।
उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। यह मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित पत्तनों को एशिया के बंदरगाहों से जोड़ता है। इसमें देखो प्रमुख पत्तन देखो, वैंकूवर, सिएटल, ये कनाडा के हैं दोनों। सैन फ्रांसिस्को यूएसए का है, योकोहामा जापान का है, शंघाई चीन का है, हांगकांग, ठीक है, हांगकांग अभी चाइना का कब्जे में है, मनीला फिलीपींस में, सिंगापुर है, ठीक है। अगला है दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। यह समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका को पनामा नहर, क्योंकि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है पनामा नहर, ठीक है। प्रशांत महासागर में बिखरे हुए पूर्वी एशिया के देशों तथा ऑस्ट्रेलिया को आपस में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को जोड़ता है। होनोलुलु जो हवाई द्वीप की राजधानी है, प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप है, वो इसका महत्वपूर्ण बंदरगाह है, ठीक है। देखो सुएज नहर में पनामा नहर में अंतर देख लो, दोनों मानव निर्मित नहर है एक तो, ठीक है। सुएज नहर मिस्र में स्थित है। इसका निर्माण एक फ्रांसीसी इंजीनियर था लेसेप्स, उसके गाइडेंस में हुआ। 1956 में इसका मिस्र ने राष्ट्रीयकरण कर दिया, मिस्र ने अपने अधिकार में कर लिया इसको। इससे नहर का निर्माण सन 1869 में पूरा हुआ। वो मध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। ये उत्तर का जो बंदरगाह है वो है पोर्ट सईद, और जो दक्षिण में स्थित है बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट सुएज। इस नहर पर अभी मिस्र का अधिकार है वर्तमान में। यह सुएज जल डमरू मध्य को काट कर बनाई गई है। इस नहर की लंबाई 160 किलोमीटर, गहराई ये 11 से 15 मीटर तथा चौड़ाई 365 मीटर है। इस नहर के आसपास के देश उन्नत हैं, विकसित हैं। इस नहर का धरातल लगभग समतल है। इस नहर में कोई द्वार प्रणाली या लॉक सिस्टम नहीं है इसमें, ठीक है ना। और दूसरी नहर पढ़ेंगे पनामा नहर। ये पनामा नहर मध्य अमेरिका के पनामा देश में अब इसका अधिकार है। इसका निर्माण तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने करवाया था, लेकिन वर्तमान में इसका अधिकार है पनामा का। इसमें इस नहर का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया। नहर का निर्माण सन 1914 में पूरा हुआ। याद करने लायक चीजें हैं सारा। इस नहर का निर्माण अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने के लिए पनामा जल डमरू मध्य को आर पार पर शहर कोलन के मध्य किया गया। एक पनामा का शहर है, वहां इसका निर्माण किया गया। इस नहर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का पहले था, अभी तो पनामा का अधिकार हो गया ना। ये नहर पनामा जल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई। इसकी चौड़ाई लंबाई चौड़ाई देखना है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें लॉक सिस्टम है, ठीक है। जल बंधक जो तंत्र होते हैं इसमें, ये ध्यान रखना। इसमें आगे चलो। अब इनको दोनों को देख लेना है अंतर। अब देखते हैं हम महत्वपूर्ण जो आंतरिक जलमार्ग है। समुद्री जलमार्ग अपनी चर्चा कर ली थी, ठीक है। राइन जलमार्ग देखो, यूरोप की एक महत्वपूर्ण नदी है ये। यूरोप में जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। ये प्रवाहित है ये, ठीक है, बहती है। राइन नदी जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग। ये चीज इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। जिसमें प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक सागरीय जलयान परिवहन करते हैं। नीदरलैंड में रोटरडम से लेकर, जो प्रमुख बंदरगाह है नीदरलैंड का, रोटरडम से लेकर स्विट्जरलैंड का बेसल तक ये है 700 किलोमीटर तक नौकायन योग्य है, नाव चलाने योग्य है। डुसेल्डोर्फ राइन नदी पर एक प्रमुख पतन है। ये भी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। हाँ, अब देखो, यह है जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को अटलांटिक महासागरों से महासागरीय मार्ग से जोड़ता है। अब यूरोप की 2 नदियां हैं, ठीक है। एक रूस में बहती है वोल्गा, एक डेन्यूब बहती है यूरोपीय भागों में, जर्मनी में मुख्य रूप से। अब इनकी तुलना की गई है। देखो, यह जलमार्ग पूर्वी यूरोपीय भागों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, काला पर्वत से निकलकर काला सागर में गिरती है।
ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर काला सागर में गिरती है। यह टारना से सेविरन तक नौकायन योग्य है। ये दो जगह हैं जहां तक इसमें नाव चलाई जा सकती है, टारना और सेविरन तक। अब देखो वोल्गा नदी, देखो ये रूस की महत्वपूर्ण आंतरिक प्रवाह की नदी है। वोल्गा नदी 11,200 किलोमीटर लंबी नौकायन योग्य है। अब देखो जो यूएसए की ग्रेट लेक्स है 5, ठीक है, उसके बारे में चर्चा की गई है। सेंट जॉन्स समुद्री मार्ग है ना, इसमें 5 झीलें हैं, सुपीरियर, हुरन, एरी और ओंटारियो। एक झील और है जिसका नाम है मिशिगन, जिसको बोलते हैं यूएसए की 5 महान झीलें, ठीक है, मिशिगन। यह आंतरिक जलमार्ग विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, ठीक है। अगर पर्टिकुलर नदी की बात करें तो राइन नदी है, ठीक है, और अगर झीलों की बात करें तो ये ग्रेट लेक्स है। अब सूर नहर है ना, वो सुपीरियर और हुरन नदी, हुरन झील को आपस में जोड़ती है, तथा वेलेंट नहर एरी और ओंटारियो झीलों को आपस में जोड़ती है, ये ध्यान रखना भाई। इस मार्ग पर स्थित डुलुथ तथा बफेलो आधुनिक समुद्री पतन है। मिसिसिपी जलमार्ग देखो, यह जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। लंबे स्टीमर इस मार्ग के द्वारा मिनियोपोलिस तक जा सकते हैं। एक जगह है मिनियोपोलिस, वहां तक जा सकते हैं। अब ये देखो, अब इसमें यूएसए में जो ग्रेट लेक्स है वो ये वाला क्षेत्र है पूरा, ठीक है, सुपीरियर, हुरन, एरी, ओंटारियो, ठीक है, और मिशिगन, ये रही, ठीक है, 5 जिले हैं। अब इसके बाद में ये राइन नदी यूरोप में बहती है, जर्मनी में मुख्य रूप से। ये नीदरलैंड में रोटरडम बंदरगाह, डेन्यूब नदी, काला सागर, कैस्पियन सागर, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है ना, तो ये रूस की प्रमुख नदी है ना। आगे चलो, वायु परिवहन देखो, वायु परिवहन का सबसे एक तो तीव्रतम साधन है, सबसे महंगा भी है, ठीक है, लेकिन ये उन क्षेत्रों के लिए मुख्य रूप से उपयोगी है जहां न सड़क मार्ग बनाया जा सकता है न रेल मार्ग बनाया जा सकता, ठीक है ना। तो वहाँ जो अगम्य क्षेत्र हैं या दुर्गम जो इलाके हैं वहाँ ये सबसे उपयुक्त माध्यम है उन क्षेत्रों के लिए, ठीक है। हाँ, वायु परिवहन को 2 भागों में बांटा गया है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। अंतर महाद्वीपीय, महाद्वीपों के आर पार बनाए गए वायु मार्ग, इंटरकॉन्टिनेंटल वायु मार्ग, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में अंतर महाद्वीपीय वायु मार्गों की एक सुस्पष्ट पूर्व पश्चिम पेटी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया है। पूर्वी यूएसए, पश्चिमी यूरोप एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के में वायु मार्ग सघन जाल पाया जाता है। तो विश्व का 60% वायु मार्ग अकेला यूएसए के पास है, ठीक है। चाहे सड़क मार्ग की बात करो, चाहे रेल मार्ग की बात करो, चाहे वायु मार्ग की, इसमें एकाधिकार है ना 3 चीजों पे, वो है यूएसए का पूरा, ठीक है। अगला है अफ्रीका, रूस का एशियाई भाग तथा दक्षिण अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव पाया जाता है। अविकसितम देश है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस कारण यहाँ और जनसंख्या भी बिल्कुल कम है, ठीक है, तो इस कारण यहाँ वायु सेवाओं का अभाव पाया जाता है। देखो अब है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन के द्वारा द्रव्य पदार्थों को, तो तरल पदार्थों का परिवहन किया जा सकता है। उसमें जल आ गया, पेट्रोलियम आ गया, प्राकृतिक गैस आ गया, ठीक है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पाइपलाइन है जिसका बोलते हैं बिग इंच पाइपलाइन, जो मेक्सिको की खाड़ी को यूएसए के उत्तरी पूर्वी राज्यों में आपस में मिलाती है, तेल के कुओं को, ठीक है। एक तापीय परियोजना होगी अभी, अब होगी जब होगी, लेकिन है एक तापीय। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, अगर ये बन जाएगी, ठीक है, इसकी संभावना अभी कमी है, बन जाएगी उस दिन विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन होगी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पाइपलाइन के देखो लाभ, देखो एक तो कम खर्च वाला परिवहन का साधन है ये, इसमें ईंधन एवं ऊर्जा शक्ति की बचत होती है। यह तरल पदार्थों के परिवहन हेतु उपयोगी है। पाइपलाइन के माध्यम से तरल पदार्थों को अधिक सुरक्षित तरीके से अन्यत्र भेजा जा सकता है। संचार देखो, कम्युनिकेशन,
संदेशों और विचारों को विभिन्न माध्यमों से आदान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? संचार। अब संचार के प्रमुख साधन देखो, टेलीविजन, मोबाइल, तार, टेलीफोन, इंटरनेट और रेडियो। इंटरनेट देखो, 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूर संचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया। परिणाम स्वरूप एक समन्वित नेटवर्क बना, इंटीग्रेटेड नेटवर्क बना, जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना इसका। उपग्रह संचार देखो, सैटेलाइट सिस्टम, अंतरिक्ष में छोड़े गए कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से प्राप्त सूचनाओं से संबंधित संचार का प्रारूप उपग्रह संचार कहलाता है। जो कृत्रिम उपग्रह मानव पृथ्वी की कक्षा में छोड़ता है, उससे जो सूचनाएं प्राप्त होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सैटेलाइट सिस्टम। भारत के प्रमुख उपग्रह देखो, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, एप्पल का पूरा नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। एप्पल का पूरा नाम है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये एप्पल का पूरा नाम है भाई, ये इसका है ना। एरियन रॉकेट से इसका लॉन्चिंग किया गया, चैलेंजर और इनसेट, ठीक है। इसमें ध्यान रखना कि भारत का पहला जो कृत्रिम उपग्रह था वो आर्यभट्ट था। साइबर स्पेस इंटरनेट देखो, साइबर स्पेस सूचना संचार विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संचार है, जो इंटरनेट और www वर्ल्ड वाइड वेब जैसी तकनीक से संचालित होता है। साइबर स्पेस हर जगह विद्यमान है। ये किसी कार्यालय में, जल में चलती नौका में, कहीं भी हो सकता है साइबर स्पेस। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है, ठीक है। ये चैप्टर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा हो चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। और इस चैप्टर की जो PDF है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल, जो कि इसी नाम से है, यूट्यूब चैनल के नाम से ही, द ज्योग्राफी पॉइंट के नाम से ही, उसमें मैं उपलब्ध करा दूंगा और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।